हेलो फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक नई सीरीज स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम लोग भाग 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और भाग 6 में भी हम लोगों ने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है: राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और मंत्री परिषद। तो आज जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है उच्च न्यायालय। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज़ है इसमें सिर्फ आपको घटना चक्र के नोट्स ना मिलके अन्य मटेरियल से भी इसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, जिससे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएं। आप इसको पढ़ के फिर आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाना रहे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी रहे मॉक्स के माध्यम से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उच्च न्यायालय के बारे में जो व्याख्या है वो है भाग 6 में। भाग 6, ठीक, आर्टिकल 214 से 231। ठीक, तो एक एक करके हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक, कौन इसकी स्थापना करेगा? तो इसकी बात की गई थी आर्टिकल 231 में। ठीक, 231 में ये कहा गया था कि संसद, कौन? संसद विधि बनाकर किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए या 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। मतलब एक ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत राज्य भी आ जाएंगे, ठीक, और संघ शासित प्रदेश भी आ सकते हैं। ठीक, तो 2 चीज़ याद रखिएगा। 214 में ये कहा गया था कि एक उच्च न्यायालय होगा। 231 में ये बताया गया है कि एक से अधिक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जिसकी स्थापना कौन कर सकती है? संसद। और 7वें संविधान संशोधन में ये बताया गया था कि एक राज्य के मतलब एक हाई कोर्ट के अंडर में कई सारे राज्य या फिर यूटीज आ सकते हैं। ठीक, चलिए फिर तो हमारे देश में अभी टोटल कितने? 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक, 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से 7 हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो एक या एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी बस इतना याद रखिए। ठीक है, फिर एकमात्र, ये इसको छोड़ दीजिए, एकमात्र अगर हम लोग यूटी की बात करें तो दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। बाकी जितने संघ शासित प्रदेश हैं वो किसी न किसी के साथ साझा करके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 215 कहता है कि जो प्रत्येक हाई कोर्ट होगा, हर राज्य में हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हाई कोर्ट के जो भी निर्णय, जो भी आदेश, ठीक, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी लॉ नियम होंगे, कानून होंगे, वो अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे। और अगर अधीनस्थ न्यायालय उनको नहीं मानेगा तो दंड देने की भी शक्ति किसको होगी? हाई कोर्ट को। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 215। मतलब 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय बताया गया है। 216 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट, ठीक, किससे किससे मिलके बनेगा? एक मुख्य न्यायाधीश और एक और ऐसे न्यायाधीश से मिलके बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा। मतलब इसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, तो इनकी नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यपाल के परामर्श से, संबंधित राज्यपाल के परामर्श से, ठीक, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेगा। ठीक, तो जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल से परामर्श विचार विमर्श करेगा, और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो किससे विचार विमर्श करेगा? मुख्य न्यायाधीश से। ठीक, इनको ध्यान में रखिएगा। फिर हाँ, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ठीक, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हाँ, कि अलग अलग न्यायालय, मतलब अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होगी। ठीक, जनसंख्या पे और वहाँ के जो भी केसेस वगैरह हैं उस पर डिपेंड करेगा। जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस होंगे, ठीक है, वहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या कम होगी। फिर आर्टिकल 217 क्लॉज 2 योग्यता को बताता है कि वो भारत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, वो भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष तक कहीं न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक
अधिवक्ता रहा हो। ठीक, न्यायिक पद पे हो 10 वर्ष तक या तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक, नेक्स्ट आयु सीमा बताई गई है 62 वर्ष। यहाँ से ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनकी आयु सीमा है 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता था? राष्ट्रपति। ऐसे ही आपको कंपेयर करके पढ़ना है, तब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, चाहे तो जब आप पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लें तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बीच में यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ लिखिएगा हाई कोर्ट, यहाँ लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर यहाँ लिख दीजिएगा शपथ। ठीक, फिर हाई कोर्ट में लिख दीजिएगा हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति। फिर नियुक्ति लिख दीजिएगा, नियुक्ति कौन करता है? फिर त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक, त्याग पत्र राष्ट्रपति को, वहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी। ठीक, अब देखिए, हटाया भी किसके द्वारा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटाएगा। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता था ना, कि संसद के दोनों सदन जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते थे, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता था, तो उसके बाद ही जो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या नियंत्रक महालेखा परीक्षक या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक, इन सब को हटाने का प्रोसेस एक ही है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित हो जाए और फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। ठीक, तो इन सबको हटाने का प्रोसेस यही है। किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अपने मन से नहीं हटाया जाएगा, उसी तरह हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को और मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। ठीक, अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट, जिस व्यक्ति ने हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, अब वहाँ वो वकालत नहीं कर सकता। मतलब वो कहीं दूसरे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, लेकिन जहाँ पे वो स्थायी न्यायाधीश था उस न्यायालय में वो, उस हाई कोर्ट में वो वकालत नहीं कर सकता। ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि देखिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद द्वारा किया जाता है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, पहला। दूसरा, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी, ठीक, मतलब जिनको अब छुट्टी मिल चुकी है, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक, और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश का, मतलब अगर ट्रांसफ़र करना है, ठीक, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, तो वो ट्रांसफ़र कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। यहाँ भी आपको फंसाया जा सकता है, 3 नाम में आपको फंसाया जा सकता है, राष्ट्रपति, संसद और ये मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो कौन करता है? करता राष्ट्रपति है ट्रांसफ़र। ठीक, किसके सलाह से, किसके परामर्श से? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 226, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये शायद हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक, मूल अधिकारों के लिए रिट, मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, तो ये हाई कोर्ट वाला है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। हम लोगों ने 5 प्रकार के रिट पढ़े थे। ठीक, अगर आपको रिट जानना है तो आप सर्वोच्च न्यायालय वाली क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक, फिर आर्टिकल 227 क्या कहता है कि हाई कोर्ट अपनी अधिकारिकता वाले राज्य क्षेत्र के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पे अधीक्षण, ठीक, अधीक्षण की शक्ति है। ठीक है, जो भी हाई कोर्ट है, ठीक, कोई किसी राज्य का हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ जो भी न्यायालय हैं उन पर वो अधीक्षण की शक्ति किसको मिली है? हाई कोर्ट को। ठीक, अब देखिए कुछ इसके क्षेत्राधिकार पढ़ लेते हैं। तो पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि हाई कोर्ट मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। अब देखिए 2 क्वेश्चन है,
हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है। तो अगर रिट जारी करने की बात करें तो जो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो बड़ा है, ठीक, जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार छोटा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रवर्तित कराने में रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट बाकी चीज़ों में भी रिट जारी कर सकता है। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट से नीचे जो भी न्यायालय हैं, ठीक, उन्होंने जो भी डिसीजन दिया तो उनके डिसीजन के विरुद्ध कहाँ जाके अपील की जा सकती है? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के विरुद्ध कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास है, तो नहीं, अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील वहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकार। अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदावनति या छुट्टियों से रिलेटेड अगर नियम बनाना है तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करना है तो कौन करेगा? संसद विधि बनाकर। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो राष्ट्रपति, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में, ठीक, क्षेत्र में मतलब एक या एक से अधिक विस्तार कर दें, ठीक, जैसे एक राज्य में है और इसका विस्तार कर दे एक और राज्य में और एक यूटी में, तो ये किसको अधिकार है? संसद को विधि बनाकर। लेकिन अगर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो वो अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट, किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट कौन गठित कर सकता है? संसद। मतलब संसद न्यायिक क्षेत्र भी बढ़ा सकती है, ठीक। अगर कोई मान लीजिए कोई नया संघ राज्य क्षेत्र बना है तो उसके लिए हाई कोर्ट या तो गठित कर दे या तो जो पहले से किसी राज्य में हाई कोर्ट है उसके अंडर में कर दे। तो ये सारा काम किसका होता है? अगर हाई कोर्ट के गठन वठन से रिलेटेड कुछ होगा तो संसद, लेकिन न्यायाधीशों से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक, संख्या बढ़ाने से, वृद्धि करने से, तो वो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सबसे पहले जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1862 में, याद होगा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। 1862 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ठीक। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि किसने स्थापना की थी, ठीक। और जो हमारा यूपी का है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1866 में। कब हुई थी? और इसका खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश राज्य का हो गया, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। और इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। और स्थापना हुई थी 1866 में। ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था कि कुल 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से 7 हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो एक से अधिक राज्यों या संघ राज्यों पर है। तो अब इन 7 हाई कोर्ट्स को देखते हैं कि किनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अपना साझा हाई कोर्ट, मतलब साझा हाई कोर्ट है इनका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का अपना एक साझा है, ठीक। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? एक महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली दमन दीव, इनका क्षेत्राधिकार है, ठीक। फिर जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसमें क्या कौन कौन आते हैं? तो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आते हैं। उसके बाद केरल हाई कोर्ट में केरल प्लस लक्षद्वीप, ठीक। मद्रास मतलब तमिलनाडु वाले हाई कोर्ट में तमिलनाडु प्लस पुदुचेरी। और असम जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, मूल स्थान गुवाहाटी में। उसमें कौन कौन आते हैं? तो उसमें असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक। तो फैक्ट आपको भी दिया जा सकता है, ठीक, क्योंकि मान लीजिए यूपीएससी में कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया लेकिन वहाँ से फैक्ट उठा के आपको आरओ या यूपीपीसीएस में दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये 7 तो आपको याद करना है, ठीक। अब आगे देखिए, हाँ, ये बताया कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, ठीक। ये लाइन भी लिखी है। अब यहाँ वाली लाइन देखिए, ये लाइन भी बहुत फंसाया जाता है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जितने भी, उनको वेतन और भत्ते तो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, लेकिन उनको जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक।
ठीक, यहाँ से आपको फंसाया जा सकता है, या तो यहाँ फंसा देंगे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो उनको सैलरी दी जाती है या जो भत्ता दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से, जबकि जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब ये क्या होते हैं, मान लीजिए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जी हैं वो किसी कारण से अनुपस्थित हो गए हैं या त्याग पत्र दे दिया है या उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। मतलब जितने भी न्यायाधीश होंगे उसमें से एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति क्या बना देगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक, ये हो गया। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अगर न्यायाधीशों से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है, ठीक है, तो वो काम राष्ट्रपति का होगा। लेकिन अगर हाईकोर्ट से रिलेटेड कि हाईकोर्ट का राज्य क्षेत्र कितने 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 राज्यों में होगा, ठीक है, किसी संघ शासित प्रदेश के लिए नया हाईकोर्ट बनाना है, ठीक, तो ये सारे काम संसद के होंगे। ठीक, फिर अपर न्यायाधीश। अपर न्यायाधीश क्या है कि किसी, मान लीजिए किसी हाईकोर्ट में, ठीक, किसी कार्य में अस्थायी वृद्धि हो गई, ठीक, या फिर कार्य बकाया रह गया, मतलब बर्डन वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो राष्ट्रपति है वो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक, उस बर्डन को कम करने के लिए। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा पूरा का पूरा उच्च न्यायालय। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग अगर हो सकेगा, अगर आप लोग के पास टाइम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल हम लोग इससे आगे एक टॉपिक और बचा हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर ऐसे ही आगे हम लोग और चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।